नमस्कार, गुड इवनिंग। बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं न्यूज डिकोड, जहां मिलती है आपको खबरों की असल खबर, पूरी खबर। शुरुआत करते हैं खबरों के महाबुलेटिन की, न्यूज डिकोड की। आज कुछ ऐसी तस्वीरें और कुछ ऐसी परिस्थितियां दुनिया के सामने हैं जिसने दुनिया को फिर चौंकाया भी है, डराया भी है। हम बात कोविड केस की कर रहे हैं। दुनिया भर के कुछ देशों में कोविड के मामले बढ़ने से भारत में भी चिंता बढ़ गई। देश की सियासत इस पर गर्मा गई। असल स्थिति क्या है, उसके पहले दोनों तरफ से किस तरह के बयान आए हैं, ये और इस पर होने वाली पॉलिटिक्स आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट के द्वारा। ये वो पत्र है जो कोविड की बढ़ती चिंता के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने राहुल गांधी को लिखा। इस खत में कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा में कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन किया जाए। अगर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना संभव न हो तो भारत जोड़ो यात्रा को देश हित में स्थगित कर दिया जाए। राहुल जी को एक पत्र लिखा और एक गहलोत जी को पत्र लिखा। मुझे बताया गया है कि उससे उस यात्रा में भाग लिए हुए कई लोगों को कोविड पॉजिटिव पाया गया है, तो उसके लिए प्रिकॉशन लिया जाए, कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। इस पत्र के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत तमाम कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार यात्रा की कामयाबी से डर गई है और इसे रोकने के बहाने ढूंढ रही है। मतलब ये है कि अब यात्रा रोकने का नया तरीका ढूंढ रहे हैं। यदि देश में कोरोना फैलेगा तो निश्चित रूप से वो प्रभावित होगा, लेकिन जब नहीं है तो रोकने के नए बहाने क्यों ढूंढ रहे हैं। दरअसल इस पत्र को लिखने से पहले राजस्थान के सांसद पीपी चौधरी, निहाल चंद, देवजी पटेल ने देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया को पत्र लिखकर भारत जोड़ो यात्रा से कोरोना फैलने की चिंता प्रकट की थी। चलिए, असल में ये सारी चीजें शुरू हुई चीन से बिगड़ती तस्वीर के साथ। चीन में कोरोना के विस्फोटक हालात ने एक बार फिर सारी दुनिया को डरा दिया। नए संक्रमण के लिए कोविड के BF7 वेरिएंट को जिम्मेदार माना जा रहा है। गुजरात के वडोदरा में इस वेरिएंट के मरीज की पुष्टि भारत में हो चुकी है और ऐसे 3 से 4 केस देश में पाए गए हैं। हालांकि सब फिलहाल ठीक बताए जा रहे हैं। कुछ फैसले ऐसे में लिए गए। कोरोना के मौजूदा हालात पर बुधवार को देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने आपात बैठक की। चीन की स्थिति देखकर केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। केंद्र ने कहा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन भारत हर स्थिति से निपटने को तैयार है। देश के नीति आयोग ने भी लोगों से सिफारिश की कि भीड़भाड़ में मास्क लगाएं। अभी तक 27% आबादी ने बूस्टर डोज लिया है। जो बचे हैं वो भी अनिवार्य तौर पर बूस्टर डोज लें। कुल मिलाकर सावधानी में ही सुरक्षा है। ये देश ने देखा भी है और जिया भी। चलिए, अब जरा जो कोविड संक्रमण के मामले हैं इसमें अपनी खुद की यानी भारत की मौजूदा स्थिति को डिकोड कर लें। ये जैसा हमने आपको बताया 3 से 4 केस इस वक्त मिल चुके हैं नए वेरिएंट के। इन दिनों चीन, जापान, अमेरिका, कोरिया, ब्राजील में कोरोना केस बड़ी तेजी से बढ़े। दुनिया भर में तेजी से बढ़ते कोविड केस के बीच में भारत में एक्टिव केसेस तेजी से घटे, ये भी एक फैक्ट है। 20 दिसंबर सुबह 8 बजे तक का डेटा जो उपलब्ध है उसमें देश में कुल 3,490 एक्टिव केस थे, जो मार्च 2020 के बाद सबसे कम है। भारत में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 220 करोड़ को पार कर चुका है। एक्सपर्ट इस बारे में कहते हैं कि फिलहाल भारत में कोविड को लेकर खतरनाक हालात बनने के कोई आसार नहीं दिखते, क्योंकि हमारे देश में वैक्सीनेशन के 3 राउंड पूरे हो चुके हैं। लोगों में इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है। इसके अलावा अभी से केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जीनोम सीक्वेंसिंग का निर्देश दिया है। दूसरी तरफ फ्लाइट्स को लेकर आवागमन पर रैंडम चेकिंग का दौर ये भी शुरू हो चुका है। ये कह सकते हैं कि कोविड को लेकर स्थितियों को पूरी तरह से ना देश की सरकार ने नजरअंदाज किया है, ना प्रदेश की सरकारें करेंगी और ना आपको हमको करना चाहिए। वैसे ये सारे हालात, जैसा हमने शुरू में आपको कहा कि ये सारी चिंताएं चीन की तस्वीरों से हुई। कभी सारी दुनिया में इस बात की चर्चा थी कि क्या सारे विश्व में कोरोना चीन के एक लैब से फैला, लेकिन आज सारी दुनिया में चीन में अनकंट्रोल्ड कोरोना की तस्वीरों से लोगों को बेहद तकलीफ भी है, चिंता भी है, दुख भी है। देखिए, कोरोना संक्रमण से उखड़ती एक मासूम की सांसें।
अस्पताल में एक एक जिंदगी के लिए मचा हाहाकार, सामूहिक तौर पर होते संस्कार। ये दिल दहला देने वाले हालात बन पड़े हैं पड़ोसी देश चीन में। बीते महीने चीन में आम लोगों के भारी विरोध के बाद सरकार ने कोविड प्रतिबंधों और आइसोलेशन नियमों को हटा दिया। नतीजा अब सारी दुनिया देख रही है। हाल ही में खत्म हुए लॉकडाउन के बाद बहुत जल्द चीन में कोविड से मौत का आंकड़ा 21 लाख तक पहुंच जाएगा। आशंका ये भी कि चीन में अगले कुछ महीनों में 80 करोड़ लोग कोरोना संक्रमित होंगे। सबसे तेज इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने वाले चीन की इस हालात के लिए चीन खुद ही जिम्मेदार दिखता है। बार बार अलर्ट के बाद भी चीन में वैक्सीनेशन काफी धीमी गति से हुआ। लोगों में एंटीबॉडीज की भारी कमी है। इसका खामियाजा चीनी आवाम भुगत रही है। और चलिए अब जरा चीन के दिन ब दिन बदतर होते हालात को भी डिकोड कर लें। बीजिंग के सबसे बड़े शमशान में 24 घंटे अंतिम संस्कार करवाया जा रहा है। नौबत यहां तक आन पड़ी कि सामूहिक अंतिम संस्कार करने पड़ रहे हैं। चीन में नया वेरिएंट BF7 मिल चुका है, जो कि ओमिक्रॉन का सबसे खतरनाक म्यूटेशन है। वायरस के संक्रमित एक मरीज 18 लोगों को इन्फेक्टेड करने की क्षमता रखता है। अस्पताल में बेड, दवाओं, डॉक्टर्स सबका टूटा है, कमी है। बच्चों तक को जमीन पर लिटाकर इलाज करना पड़ रहा है। सबसे भयावह बात यह कि अस्पताल कैंपस में जगह जगह शवों के ढेर दिख रहे हैं। एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि चीन में अगले 3 महीने में कोरोना की 3 लहरें आएंगी। अभी तो पहली ही वेव है। अमेरिका के IHMI का ये दावा है कि चीन में अप्रैल तक कोरोना का पीक आएगा और तब तक चीन कैसे संभल पाएगा, ये चिंता की बात है। हालांकि हमेशा हम चीन को इस तौर पर भी देखते हैं कि वो आंकड़ों को, फैक्ट्स को छिपाता है, दबाता है। चाहे वैक्सीनेशन की बात हो, चाहे मरीजों की संख्या, उसने इन आंकड़ों को भी सारी दुनिया से झूठ बोलकर छिपाया है और हालात अब सबके सामने। अब आते हैं छत्तीसगढ़ और उसके सबसे बड़े मुद्दे पर। छत्तीसगढ़ में आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर सियासी तकरार बढ़ गया है। इस बीच कांग्रेस नेता सीधे राज्यपाल को निशाने पर ले रहे हैं। राज्यपाल महोदय दिल्ली जाकर के वहां सभी बड़े नेताओं से मिलकर आ चुकी हैं। इधर संवैधानिक पद पर बैठे राज्यपाल को कटघरे में खड़ा करने वाले बयानों की एक बाढ़ सी आई है, जिस पर बीजेपी नेता पलटवार कर रहे हैं। आरक्षण संशोधन विधेयक के मामले में छत्तीसगढ़ सियासी अखाड़े में तब्दील हो चुका है। आरोप प्रत्यारोप के बीच पदों की गरिमा भी तार तार हो रही। मंत्री कवासी लखमा ने राज्यपाल अनुसुईया उइके को बीजेपी का एजेंट बताया। राज्यपाल पर संविधान की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगाया। तो वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो राजभवन को राजनीति का अड्डा बना रहे हैं। राजभवन को वो लोग अड्डा बना रखे हैं राजनीति का। अरे लोग राजनीति का अखाड़ा बना कर रखे हैं। इनको राजनीति से मतलब है, प्रदेश की जनता से कोई लेना देना नहीं। राज्यपाल किसी समाज, किसी पार्टी के नहीं होते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सरकार में एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। सावधान को धज्जा उड़ा रहा है। इधर राज्यपाल को घेरने वाले नेताओं पर बीजेपी ने जमकर पलटवार किया। राजभवन को राजनीति से क्या, राजभवन तकनीकी दृष्टि से सारी केसों का अध्ययन करके विशेषज्ञों की राय ले रही है। दरअसल आरक्षण पर फंसे पेंच के बीच कांग्रेस इसे पास कराने को लेकर जल्दी में है, जबकि बीजेपी बार बार देर पर सवाल उठाकर सरकार को घेर रही और इस बीच मामला अभी भी राजभवन में ही अटका है। तो इस पूरे मामले पर प्रदेश की राज्यपाल दिल्ली दौरे पर रहीं। दिल्ली दौरे से लौटने के बाद उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति महोदया से, उपराष्ट्रपति से और साथ ही केंद्रीय मंत्री से उनकी इस विषय पर बातचीत हुई है। उन्होंने 10 सवाल सरकार से या विभाग से पूछे हैं। जवाब मिलने पर वो इस पर विचार करेंगी। फिलहाल मामला राजभवन में अटका है, लेकिन इन सब के बीच में बयानों की आंधी बताती है कि ना तो जल्द ये मामला सुलझता दिख रहा है और ना ही इस मसले के ऊपर दोनों पक्षों की तरफ से कोई नरमी का रुख है। और अगली खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां मजबूती से चलती भूपेश सरकार और केंद्र की मोदी सरकार के बीच में टकराव हमेशा से रहा है। कई मुद्दों पर यह आपस में आमने सामने रहे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अक्सर राज्य के हक और हिस्से को लेकर जब जब केंद्र को पत्र लिखा है, तब तब इस पर जमकर पॉलिटिक्स हुई। अब की बार फिर से एक नई बहस छिड़ी है, लेकिन मुद्दा उठाया है राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला ने। देखिए रिपोर्ट। कोल रॉयल्टी पर केंद्र और राज्य सरकार फिर आमने सामने है। छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला ने सदन में बकाया वापसी पर एक सवाल पूछा। शुक्ला ने पूछा कि राज्यों को कब तक कोल रॉयल्टी की राशि मिलेगी।
जवाब में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने बताया कि कोल ब्लॉक से अतिरिक्त लेवी के तौर पर 6,967 करोड़ की राशि मिली है, जिसका 60% करीब 4,024 करोड़ 38 लाख रुपए सिर्फ छत्तीसगढ़ से हासिल हुआ। लेकिन केंद्र सरकार ने भारत के सॉलिसिटर जनरल से रायशुमारी के बाद ये तय किया कि ये राशि राज्यों को नहीं दी जाएगी। ये बड़े दुख की बात है कि केंद्र सरकार कोयला उत्पादक राज्यों को उनकी अतिरिक्त लेवी का जो पैसा है वो नहीं दे रही है। सबसे ज्यादा अन्याय छत्तीसगढ़ सरकार के साथ है, छत्तीसगढ़ राज्य के साथ है, छत्तीसगढ़ की जनता के साथ है। फैसले पर सीएम भूपेश बघेल ने फिर केंद्र पर छत्तीसगढ़ से सौतेला बर्ताव करने का आरोप लगाया, तो भाजपा नेताओं ने केंद्र के बचाव में सफाई दी। रॉयल्टी हो या रॉयल्टी में पेनाल्टी हो, ये राज्य सरकार का हक है और इसे देना ही चाहिए। लेकिन इसीलिए मैं कहता हूँ कि छत्तीसगढ़ के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार है, केंद्र सरकार है, वो हमारे साथ सौतेला व्यवहार करती है। अपनी असफलता को छिपाने के लिए, विफलता को छिपाने के लिए केवल आरोप लगाना, एक काम पत्र लिखना, दूसरे काम शिकायतें करना। कुल मिलाकर सवाल ये, क्या छत्तीसगढ़ एक बार फिर चला गया है? तो मुद्दा एक बार फिर से राज्य और केंद्र के अधिकार, उनके दायित्व, उनके कर्तव्य, संघीय व्यवस्था, इन सब के इर्द गिर्द घूमता नजर आया। चलिए जरा इस गंभीर मुद्दे को हम डिकोड कर लें। पहली बात यह कि कोयला समेत सभी खनिज संपदा, उसके आवंटन, उससे जुड़े अधिकार केंद्र के पास हैं। राज्य उसका हिस्सा पाता है, उसका अंश लेता है। राज्य हमेशा से ये तर्क देता है छत्तीसगढ़ का कोयला, उसके मिलने वाले लाभांश पर राज्य का अधिकार है, जो कि संविधान भी उसको प्रदान करता है। उसे समय पर मिलते रहना चाहिए, क्योंकि उसी से खनिज खदानों वाले इलाके और प्रदेश का विकास भी जुड़ा होता है। डीएमएफ फंड को लेकर पहले भी कई बार पॉलिटिक्स हमने देखी, बात जायज है। देश की संघीय व्यवस्था के हिसाब से जो कुछ होना चाहिए क्या नहीं हो रहा, ये बार बार सवाल छत्तीसगढ़ की सरकार उठाती है। दूसरी तरफ केंद्र का तर्क है कि देश के भीतर खनिज दोहन को लेकर जो भी नीति और नियम हैं, वो सबके लिए एक समान बनाए जाते हैं। विशेष तौर पर छत्तीसगढ़ के लिहाज से कुछ नया, कुछ अलग प्रावधान नहीं किया जा रहा। भाजपा नेता भी अक्सर ये कहकर केंद्र का बचाव करते हैं कि राज्य सरकार खुद की नाकामियों का ठीकरा केंद्र पर फोड़ना चाहती है, कोरी सियासत कर रही है। एक और अहम बात जो अब की बार इस मुद्दे में आप जुड़ी पाएंगे, नहीं पाएंगे, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला ने, जिनको बाहरी और निष्क्रिय सांसद बताकर अक्सर बीजेपी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया करती थी, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया। मौजूदा हालात में केंद्र के रुख से इस पर समाधान मिलता दिखता नहीं है। इस मुद्दे पर राज्य में पक्ष पक्ष के बीच जुबानी जंग छिड़ चुकी है, जो आगे लंबे समय तक जारी रह सकती है। और अब तो यहां तक भी कहा गया है कि कानूनी परामर्श लेकर इस मुद्दे पर राज्य के हक के लिए संभवतः अदालत का रुख भी किया जा सकता है। चलिए अब हम आपको मध्य प्रदेश की विधानसभा में शीतकालीन सत्र के विशेष दिन, तीसरे दिन की तरफ लिए चलते हैं। आज तीसरा दिन रहा है और अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा जारी है। अब तक विधानसभा में क्या हुआ है, जरा देखिए रिपोर्ट। विधानसभा के शीत सत्र के तीसरे दिन विपक्ष के लाए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा जारी है। चर्चा के लिए स्पीकर ने सत्ता पक्ष को 2 घंटे 34 मिनट जबकि विपक्ष को 1 घंटे 34 मिनट का वक्त दिया। इसे बढ़ाते हुए बाद में देर रात तक कर दिया गया। कांग्रेस की ओर से नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने सबसे पहले सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज पूरी तरह सत्ता के घमंड में मुख्यमंत्री ने जनता से जुड़े मुद्दों को तिलांजलि दे दी। अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने घोटालों और सरकारी पैसों के दुरुपयोग का मामला उठाया। चर्चा के दौरान प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार करते हुए कहा कि 20 साल से आप विपक्ष में हैं और अगले 20 साल भी विपक्ष में ही रहेंगे। ये एक ऐसा अविश्वास है जिसमें सदन के सदस्य कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, पूर्व नेता प्रतिपक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री पूरे समय अनुपस्थित थे। माने उन्होंने अविश्वास नेता प्रतिपक्ष के अविश्वास पर जता दिया। वैसे इस अविश्वास प्रस्ताव का हश्र क्या होगा सबको पता है, लेकिन इस बहस से क्या निकलता है ये सभी जानना चाहते हैं। तो विपक्ष के पास एक मौका भी है और विपक्ष के पास ये अधिकार भी है कि वो सरकार के खिलाफ इस दिए गए हथियार का इस्तेमाल कर सके, लेकिन कितना कारगर ये रहता है ये दिन की समाप्ति पर पूरे निचोड़ पर पता चलेगा जब बहस का आकलन किया जाएगा। फिलहाल तो बहस जारी। नमस्कार, शुभ रात्रि।